और किस तरह से ब्रेडिकार्डिया एल्गोरिदम है जो BLS ACLS गाइडलाइंस में रिकमेंडेड है कि कैसे अप्रोच करते हैं, और उस तरह से सीक्वेंस है इन द ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले वी जस्ट गो थ्रू a little bit about anatomy and the consequences of that। हमें पता है हमारे हार्ट मसल में एक ऑटोमेटिसिटी है, एक फंक्शन है उसका हार्ट मसल का, जिससे वो डीपोलराइज होती हैं, और डीपोलराइजेशन होती है थ्रू एक्शन पोटेंशियल। ये हम सबको याद होगा, वी हैव जस्ट गॉन थ्रू दैट वन। एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है जिससे सोडियम इन्फ्लक्स होता है, और फिर डीपोलराइजेशन होती है, और फिर पोटेशियम इन्फ्लक्स इन्फ्लक्स होता है, और फिर प्लेटिव फेज होता है जिसमें कैल्शियम का है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन हार्ट मसल डीपोलराइजेशन एंड स्केलेटन मसल डीपोलराइजेशन। हार्ट मसल में प्लेटिव फेज होता है, एंड जो स्केलेटन मसल है उसमें प्लेटिव फेज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद फिर पोटेशियम सोडियम एक्सचेंज होते हैं, और फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है। So whenever this action potential occurs, it activates the sinus node। तो हम देखें तो साइनस नोड है, एवी नोड है, फिर हिज बंडल है, फिर नीचे वेंट्रिकल परकंजी फाइबर है। इन सब में जो है ना एक्टिविटी है, बट द डिफरेंस मेन डिफरेंस इज दैट ऑटोमेटिसिटी है। मेन डिफरेंस इज दैट कि साइनस नोड की जो एक्टिविटी है सबसे ज्यादा होती है, लाइक 60 to 100। तो उससे नीचे जैसे होते जाएंगे, जैसे वेंट्रिकुलर की 15 to 30 होती है परकंजी फाइबर्स की। तो इस तरह से अगर कोई ऊपर का पेसमेकर फेल्ड हो जाता है तो नीचे ओवरटेक कर जाता है, या नीचे जो है ना अगर कोई रुकावट आ जाए, जैसे एवी नोड ब्लॉक हो जाए, तो नीचे पेसमेकर टेक ओवर कर लेता है 8 से 100। ईसीजी में जो चेंज आती है वो एट्रिया जब कंट्रैक्ट करता है, all we know about के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी precedes the मैकेनिकल एक्टिविटी। तो जब डीपोलराइजेशन होती है ईसीजी में, पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रिया कंट्रैक्शन को, और क्यूआरएस करता है वेंट्रिकुलर को, और टी वेव होती है जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, और क्यूटी इंटरवल होता है जो ड्यूरेशन करता है पूरे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन को। तो ईसीजी में इस तरह से हमें नजर आती है। ब्रेडिकार्डिया की जो डेफिनेशन है वो, इट्स ग्रीक वर्ड, ब्रेडी मींस स्लो, कार्डिया मींस हार्ट, इज रिजल्टिंग हार्ट रेट अंडर 60 बीट्स पर मिनट, although it is seldom symptomatic until the rate drops below 50 millimeter mercury। इसके काजेस क्या है? हमने जैसे एनाटॉमी देखी, तो साइनस नोड है एक, तो वो जनरेशन में मसला हो जाए कोई, या फिर नीचे प्रोपेगेशन में मसला हो जाए, तो दो ही प्रॉब्लम्स होते हैं हमेशा। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम जब भी होते हैं, या तो उसकी प्रोडक्शन में इफेक्ट हो जाता है, या आगे करंट जो निकलता है उसकी प्रोपेगेशन में मसला होता है। तो या तो ब्लॉक होगा, या फिर ऊपर का साइनस नोड जो है उसको काम करना छोड़ देगा। एथलेट्स में क्योंकि बेसिकली वेल ट्रेंड होते हैं, तो उनमें से वेगल टोन प्रीडोमिनेंट होता है, तो उनमें हार्ट रेट जनरली 40 to 50 के बीच में होता है। ये फिजियोलॉजिकल। इथोलॉजिकल में कार्डियक एंड नॉन कार्डियक। कार्डियक में बहुत सारी वजूहत हो सकते हैं, स्पेशली हम देखते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज 4% ऑफ द पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, और हमें पता है राइट कोरोनरी आर्टरी बेसिकली साइनस नोड ब्रांच देती है, और फिर पीएलवी पोस्टीरियर लेटरोवेंट्रिकुलर ब्रांच जो है ना वो एवी नोडल ब्रांच देती है। 15% को डोमिनेंट सिस्टम होते हैं, तो सर्कमफ्लेक्स में ये अ, अ, उसके अलावा जो नॉन कार्डियक काज है वेरी इंपॉर्टेंट है। whenever patients came with you with a heart rate of below 50, तो and symptomatic, always look for secondary causes, especially thyroid के मसले होते हैं,
जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होते हैं जिसमें पोटाशियम अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें पता है कि इन्फ्लक्स इन्फ्लक्स का मसला है एक्शन पोटेंशियल में, that can affect the uh, affect the electrical system of the heart action potential. इसी तरह से अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर वट एवर रीजन behind बहुत रेज हो जाए तो उससे भी वेगल टोन प्रीडोमिनेंट हो जाता है और उससे भी हो सकता है। जैसे हमने बात की कार्डियक काजेस में मेनली जो क्रॉनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज, वेस्कुलर डिजीज, वाल्वुलर डिजीज, पर प्राइमरीली जो इश्यू होता है जो 65 से ज़्यादा एज में लोगों में आता है वो प्राइमरी डीजनरेटिव नोडल डिजीज का आता है जिसमें साइनस नोड डिस्फंक्शन होता है या फिर आपका दूसरा प्रॉब्लम एवी नोड ब्लॉकेज होती है। प्रॉब्लम दो ही हैं जैसे हमने कहा कि या तो ऑटोमेटिसिटी का मसला है या करंट के प्रोपगेशन का मसला है, कंडक्शन ब्लॉक जिसको कहते हैं। और फिर हमें पता है कि डिफरेंट पेस मेकर्स हैं हमारे हार्ट में, तो एक पेस मेकर फेल्ड होता है तो दूसरा टेक ओवर कर लेता है। डिफरेंस इज दैट कि नीचे का जो पेस मेकर रेट है वो कम होता है। हमने अभी बात की कि दो प्रॉब्लम्स हैं, एसए नोड का प्रॉब्लम और एवी नोड का प्रॉब्लम। जो साइनस नोड का है उसको समटाइम सिक साइनस सिंड्रोम भी कहते हैं अगर मरीज सिम्टोमेटिक हो जाए। सेकंड जो एवी नोड का है उसमें जनरली हम ब्लॉक देखते हैं और ब्लॉक डिफरेंट तरह के होते हैं। जनरली दे हैव डिस्क्राइब्ड एज अ फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में भी जनरली हार्ट रेट इतना डाउन नहीं होता क्योंकि साइनस एक्टिविटी तो हो रही होती है, बस पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है। जो सेकंड डिग्री ब्लॉक होता है उसमें जो मोबिस टाइप 2 होता है उसमें रेट कम हो सकता है क्योंकि एवरी 2 साइनस या 3 साइनस बीट पे एक वेंट्रिकुलर बीट आती है, तो उसमें कम हो सकता है। या फिर एक्चुअली जो हार्ट रेट कम होता है वो थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक में होता है जिसमें दोनों की डिसोसिएशन हो जाती है। साइनस एक्टिविटी जो है ना खुद चल रही होती है और वेंट्रिकुलर एक्टिविटी एज एस्केप रेट के तौर पर आती है। देयर इज अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड अ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। अगर किसी मरीज को कोई सेप्सिस के साथ आता है, सीवियर इन्फेक्शन है और उसमें हार्ट रेट उसका नहीं बढ़ा हुआ हो या कोई सीवियर शॉक में चला जाए और उसका हार्ट रेट नहीं बढ़ा हुआ हो तो उसको रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। हम इसको क्रोनोट्रॉपिक रिस्पांस भी कहते हैं ऑफ द हार्ट। ये भी एक निशानी है साइनस नोड डिस्फंक्शन की। जैसे बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं वो जिनको हम एक्सरसाइज टेस्ट कराते हैं टू सी द क्रोनोट्रॉपिक रिस्पांस। तो अगर वो एटलीस्ट मिनिमम 70% टारगेट हार्ट रेट से ऊपर अचीव कर लेते हैं, आइडियली तो 85 से ऊपर अचीव करना चाहिए। और हार्ट रेट डिटेक्ट करने का आसान सा तरीका है कि 220 माइनस एज करते हैं तो वो उनका 100% टारगेट हार्ट रेट होता है। तो अगर कोई अचीव नहीं कर पाता तो देन उसको हम नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक रेस्पॉन्स कहते हैं। सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया के लिए तीन चीजें होना बहुत जरूरी है। हार्ट रेट स्लो हो, पेशेंट सिम्टम्स हो, और थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज है सिम्टम शुड हैव टू बी ड्यू टू स्लो हार्ट रेट, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन। एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, आई विल सिम्टम्स होते क्या है, और चेस्ट डिस्कम्फर्ट होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, sometimes patient presented with seizures, and we have seen in our OPDs a patient has been managed for long time for seizures, and until they do an ECG and find out कि heavy dissociation है। Decreased level of consciousness इस तरह से हो सकती है, seizures हो सकते हैं, weakness and fatigue हो सकती है, light headedness and dizziness हो सकती है, pre syncope and syncope हो सकती है।
जो साइंस है, अगर सीवियरली ब्रेडिकार्डिया हो तो मरीज को हाइपोटेंशन हो सकता है, आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, हार्ट फेल्यूर में मरीज जा सकता है और परमानेंट एडिमा डेवलप कर सकता है। It's a simple algorithm जो ACC/AHA की guidelines हैं. We see there's a simple algorithm for assessment of management of patient presented with symptomatic bradycardia. Uh, the primary point in the bradycardia algorithm is is to determination of adequate perfusion. क्योंकि हार्ट रेट कम होता है तो इस वजह से इनमें जो है सेरिब्रल हाइपोपर्फियन होती है, तो उसको हमें रिस्टोर करना होता है बेसिकली। तो ये सिंपल सा एल्गोरिदम है। आप चेक करेंगे अगर मरीज का पल्स और ऑन द अदर वे यू कैन सी द द एल्गोरिदम्स लाइक अगर सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया, ये एल्गोरिदम याद रखें। ये जो चार्ट है ये सिंपली स्टेप आपको देगा और इसमें 3 स्टेप्स हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जनरल आप मैनेजमेंट करेंगे, जैसे एयरवे पेटेंट करेंगे, ब्रीदिंग की जरूरत है तो वो करेंगे, टॉयली डीसीडी करेंगे टू कंफर्म योर डायग्नोसिस, और फिर प्रॉब्लम फोकस्ड हिस्ट्री करेंगे। जैसे आपने किसी के इलेक्ट्रोलाइट्स करा लिए और पोटाशियम 7 आ गया, 8 आ गया, तो उसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया है। या आपने ईसीजी करवाई, उसमें अक्यूट एसटी एलिवेशन एमआई आ गया, तो हम प्राइमरी रिपर्फ्यूजन प्राइमरी ट्रीटमेंट होगी, बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट होगी। अगर प्राइमरीली डीजनरेटिव नोडल डिजीज का मसला है तो फिर उस हालत में दिस एल्गोरिदम जो है ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि मरीज आता है, पेटेंट एयरवे करते हैं, ऑक्सीजन उसको देते हैं, कार्डिक मॉनिटर अटैच करते हैं, आईवी एसएस और 12 लीड ईसीजी। तो दीज आर द इनिशियल स्टेप्स दैट यू हैव टू डू इट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इन स्टेप्स के बाद फिर हम देखते हैं कि अगर ब्रेडिकार्डिया परसिस्ट रहता है तो उनमें से देखें कि मरीज को कोई हाइपोटेंशन तो नहीं है, मेंटल स्टेटस उसका किस तरह से है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ शॉक तो नहीं है, चेस्ट पेन तो नहीं हो रहा, या फिर अक्यूट हार्ट फेल्यूर तो नहीं है। अगर किसी को फेल्यूर होता है या चेस्ट पेन हो रहा है या मरीज ब्रेडिकार्डिया की वजह से हाइपोटेंसिव हो रहा है, अगर इनमें से कोई चीज नहीं है तो फिर तो कुछ भी ना करें, बस उसको सिर्फ मॉनिटर की जरूरत है। लेकिन अगर इनमें से कोई चीज है तो देन यू हैव टू, फर्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि आप एट्रोपिन उसको लगाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ दैट। सेकंड स्टेप में ये है कि आप ट्रांसक्यूटेनस पेसिंग कर सकते हैं और साथ में आईवी डोपामीन या एपिनेफ्रिन दे सकते हैं। दिस इज सेकंड स्टेप। अगर थर्ड स्टेप जो है वो ट्रांसवेनस पेसिंग है और उसके बाद उसको परमानेंट पेसमेकर की जरूरत होती है। तो दीज आर बेसिकली 3 steps that we supposed to do with a patient who presented with symptomatic bradycardia. तो पहले रिकॉग्नाइज करें सिम्टम्स, और सिम्टम ब्रेडिकार्डिया है, हार्ट रेट जैसे 50 से कम है, सिम्टोमेटिक है, एंड थर्ड सिम्टम्स आर ड्यू टू ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तो अगर ये तीनों चीजें हैं तो आप फर्स्ट एट्रोपिन लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जो आप करेंगे वो आप उसको ट्रांसक्यूटेनस पेसिंग लगाएंगे और साथ में डोपामिन चला सकते हैं, एपिनेफ्रिन हमें पता है दोनों आयनोट्रॉपिक एजेंट है। और थर्ड पे आप ट्रांसवेनस पेसिंग लगाएंगे और उसके बाद फिर परमानेंट पेसमेकर इफ ही रिक्वायर्ड टू हैव, कोई सेकेंडरी काज नहीं है। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं दैट यू हैव टू फॉलो दैट वन। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रेडिकार्डिया हो तो फिर देन वी कैन गो फॉर दैट वन ना एल्गोरिदम जो हमने बात की अभी। तो सिर्फ
3 स्टेप्स लगाएंगे। एट्रोपिन का डोज ये है कि 0.5 मिलीग्राम आप इनिशियली देंगे, फिर 3 to 5 मिनट्स के बाद 0.5 mg आप रिपीट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो डोज है वो 3 mg तक है, आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और डोपामीन या एपिनेफ्रिन 2 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट दे सकते हैं। एपिनेफ्रिन 2 to 10 माइक्रोग्राम पर मिनट दे सकते हैं। तो ये डोजेज हैं जिससे हम इमरजेंसी में ही उसको ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो 3 स्टेप जो हमने सीक्वेंस बात की, पहला स्टेप एट्रोपिन एवरी 3 to 5 मिनट्स रिपीट करेंगे। सेकंड स्टेप एट्रोपिन इनइफेक्टिव है, ट्रांसक्यूटेनस पेसिंग करेंगे, डोपामाइन साथ में चलाएंगे या एपिनेफ्रिन चलाएंगे, दोनों में से कोई एक चलाएंगे, दोनों नहीं चला सकते। और थर्ड स्टेप ट्रांसवेनस पेसिंग लगाएंगे। ट्रांसक्यूटेनस पेसिंग काफी सिंपल सा है कि दो पेड्स होते हैं बेसिकली, एक आगे लगाना होता है और एक पीछे, और कोई भी इमरजेंसी में डिफिब्रिलेटर है तो उसके साथ आप अटैच करें और मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर से स्टार्ट करें। पेनफुल होता है जब करंट आप एक्सटर्नल देते हैं फॉर पेसिंग, इट इज अ पेनफुल, तो पेन किलर कोई आप पेशेंट्स को लगाएंगे और इससे फिर पेसिंग असेस करेंगे कि कब हो रही है। तो जो टेक्निक ये है कि पेसिंग इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे ऑन द चेस्ट, सेट द डिमांड रेट एटलीस्ट मिनिमम आप 60 तक रखेंगे, हम जनरली 70 का रेट रखते हैं, और सेट द करंट आउटपुट 2 मिली एम्पियर्स अबव द डोज एट व्हिच कंसिस्टेंट कैप्चर इज रिक्वायर्ड। तो जब पेसिंग स्टार्ट हो तो ये भी देखना है कि पेसिंग स्पाइक्स आ रही है, रेट वो है, और साथ में कैप्चर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कैप्चर नहीं हो रहा तो यू कैन इंक्रीज द करंट, बट विथ इंक्रीजिंग योर करंट पेशेंट डिस्कम्फर्ट बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जनरली ट्रांसक्यूटेनस पेसिंग अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी है तो फिर लगाते हैं, अदरवाइज ट्रांसवेनस टेम्पररी पेसमेकर जिसको कहते हैं, वो ट्रांसवेनस लगा देते हैं और फिर परमानेंट पेसमेकर करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जैसे मैंने कहा कि ट्रांसवेनस पेसिंग करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लुक फॉर द सेकेंडरी काजेस। अगर प्राइमरीली मसला है या फिर सेकेंडरी मसला है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है तो टू लुक फॉर। अगर कोई सेकेंडरी काज है जैसे किसी के थायराइड डिसऑर्डर है और पता चले उनका टीएसएच कोई 80 90 100 के करीब है, तो हम उसको ट्रीट करते हैं। उन मरीजों में फिर परमानेंट पेसमेकर की जरूरत नहीं होती है, दे डू नॉट रिक्वायर परमानेंट पेसमेकर। या कोई मरीज ड्रग्स लेकर आया है, देन यू हैव टू वेट टेम्पररी पेसमेकर से, यू हैव टू वेट फॉर 48 आवर्स और फिर जो है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आई हैव टू आंसर दैट। तो टेक होम मैसेज सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमारा साइनस नोड है, फिर एवी नोड है, फिर बंडल ऑफ फेज है, इस बंडल में कहा जाता है, और फिर परकंजी फाइबर है। तो सब में पेस मेकिंग पेस मेकर्स हैं, उनमें डिफरेंस ये है कि उनके रेट कम होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल जो पेस मेकर है, जो ऐसे नोड जो है, वहां से उसका रेट सबसे ज्यादा होता है 60 to 100। अगर किसी को उससे रेट कम होता है तो दो ही प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एक या तो साइनस नोड में कुछ मसला है ऑटोमेटिसिटी का, या फिर वहां से बीट निकल रही है तो बीच में जैसे एवी नोड आता है वहाँ प्रोपेगेशन वेलोसिटी का मसला है। काजेज भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, वजह भी दो होती हैं, फिजियोलॉजिकल भी होता है, पैथोलॉजिकल भी होता है। फिजियोलॉजिकल एथलेट्स में होता है जो लॉन्ग रनर्स होते हैं, और पैथोलॉजिकल दो वजूहत से होती है। एक वजह है आपकी कार्डियक काजेज और दूसरा नॉन कार्डियक काजेज। कार्डियक काजेज भी दो ही चीजों की वजह से होती हैं, अगर उनमें डीजनरेटिव नोडल प्रॉब्लम है या सेकेंडरी किसी वजह जैसे इस्कीमिया उसका प्रॉब्लम। ट्रीटमेंट एल्गोरिदम्स बहुत ही आसान सा है,
कि आप 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं अगर किसी को सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया हो। पहला स्टेप ये है कि आप एट्रोपिन लगाते हैं। सेकंड स्टेप पे आप ट्रांसक्यूटेनस पेसिंग लगाते हैं और डोपामाइन देते हैं, और या एपिनेफ्रिन भी दे सकते हैं। थर्ड स्टेप पे आप ट्रांसवेनस पेसिंग लगाते हैं, और फिर यू हैव वेट फॉर 48 टू 72 आवर्स टू लुक फॉर सेकेंडरी कॉजेस। अगर नहीं है तो आप ट्रांसवेनस परमानेंट पेसमेकर लगा देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो थैंक यू। जी सर, देयर इज वन क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 सर ये क्वेश्चन ये था कि आपने बताया था कि जो ब्रेडिकार्डिया में सीजर्स की प्रेजेंटेशन होती है इमरजेंसी में, सर तो मुझे ये जी पूछना था कि जो ये वाले सीजर्स होंगे, ये जैसे सीजर्स की बहुत सारी टाइप होती है, जैसे टोनिक, एटोनिक, मायोक्लोनिक। सर मुझे ये पूछना था कि कोई स्पेसिफिक टाइप के सीजर्स होते हैं ब्रेडिकार्डिया में, या फिर जस्ट रैंडम होता अच्छा, है जैसे बहुत एपिलेप्सी में बहुत होता है? बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल है। बेसिकली जो अब देखें, जो ब्रेन का कोई हो सकते हैं किसी को जैसे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन क्योंकि सेरिब्रल हाइपोपर्फियन जनरली होती है बिकॉज ऑफ रिड्यूस कार्डिक आउटपुट एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ब्रेडिकार्डिया। तो इसमें जनरली जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स होते हैं, टोनिक फोकल क्लोनिक। टाइप का वो नहीं होते। ठीक है, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक जनरली, or patients has been started on anti-epileptic treatment. So we have seen encountered many patients in our OPDs ना, जो कि actually they have been treated for seizures, और फिर उनको पेस मेकर लगाते हैं तो उसके बाद के सीजर्स है वो सब खत्म हो जाते हैं, और फिर ग्रेजुअली वी टेपर ऑफ एंटी एपिलेप्टिक्स। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है।